हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का। आज आज डेट है 26 फरवरी 2024, यानी कि ये 2024 का पेपर है, फाइनल टर्म का। ठीक है, आज 26 तारीख है, 26 फरवरी। हम उसी का पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं। आज ही बच्चे पेपर देकर आए हैं 2023-24 का। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। साइंस का एग्ज़ाम है ये। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट देख लेना किसका सही है किसका गलत है। चलो बेटा देखो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। यानी कि देखो क्या कह रहा है ये कि सॉलिड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट, कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाने को हम क्या कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जिसका सब्लिमेशन करके आया है ना उसका सही जाएगा। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस स्टेट, तो ये कह रहा है कि गैस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं बैठ रहा है। नहीं, नॉट। तो देखो नॉट डेफिनेट शेप, बिल्कुल गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती है, बिल्कुल सही है ये। हाई कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल ज्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है वो। हैव फ्लूडिटी, बिल्कुल फ्लूडिटी होती है। डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल ये नहीं है, ये गैस का स्टेट नहीं है, उसकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, जो इसका आंसर ये है वो ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। देखो लकड़ी को काटना केमिकल चेंज नहीं है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स नहीं, हैमरिंग ऑफ वुड नहीं, बर्निंग ऑफ वुड बिल्कुल। देखो बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो वो राख बन जाती है। तो हम जब राख, क्या हम राख से वापस से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसीलिए ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो जिसका ऑप्शन ये है बर्निंग ऑफ वुड, उसका सही जाएगा। आगे देखो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो ये है डी, कैल्शियम 3, ठीक है, फॉस्फेट 2। तो जिसका ये ऑप्शन है वो ठीक है, जिसका नहीं है वो गलत है। आगे देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय मास। तो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी लगाया है वो सही जाएगा, जिसने नहीं लगाया वो गलत जाएगा। आगे देखो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है? तो 12 प्रेजेंट होते हैं दोनों में। तो जिसका ऑप्शन ये है 12, तो उसका सही जाएगा, जिसका नहीं है, जो नहीं करके आया उसका गलत जाएगा। आगे देखो आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट है, तो आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो सेम एटॉमिक नंबर ये रहा, यहाँ दिख रहा है, तो ये जिसका होगा वो आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विच सेल ऑर्गेनल्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स, सीधी सी बात है, SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसने ये करके आया है उसका आंसर सही जाएगा, जो नहीं करके आया गलत जाएगा। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट हैव कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, तो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन किसकी होती है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक की होती है। जो जिसका ये है वो सही जाएगा, जिसका नहीं है वो गलत। आगे देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज ऑन मूव। तो देखो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि उसके बराबर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कब बराबर होता है? जब वो एक सीधी रेखा में, यानी ऑन ए स्ट्रेट, सीधे रास्ते पर वो क्या जा रहा हो, सीधे रास्ते, मान लो कोई सीधे रास्ते पे जा रहा हो, तो तभी उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। तो इसका ये ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ ए बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी स्पीड विल कांस्टेंट, तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला देखो ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फास्ट बैकवर्ड व्हेन ए बस स्टार्ट मूविंग सडनली ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जो जैसी वस्तु है वो वैसे ही रहनी चाहती है। अगर कोई रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहेगी, अगर गति में तो गति में रहना चाहेगी। तो अगर बस में कोई बैठा है तो वो बैठा हुआ ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए जब बस ब्रेक मारती है, आगे चलती है, तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो इसका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आएगा। अगला देखो व्हाई डज ए पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट? ड्यू टू मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के कारण ही वो
उसके इंजर्ड हो जाता है। तो जिसका ये करके है वो सही है। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी जी विल बी। अब देखो इक्वेटर, देखो ये धरती है, ये क्या होता है इक्वेटर, और ये क्या होता है पोल्स। तो पोल्स पे ज्यादा होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। तो देखो कौन सा आएगा, इसका आएगा सी ऑप्शन, लेस ऑन इक्वेटर। यानी पोल से जब इक्वेटर पे आएगी तो कम होगी, और जब इक्वेटर से पोल पे जाएगी तो ज्यादा होगी। तो लेस ऑन पोल्स तो वैसे ही गलत हो गया। इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, यानी कि पोल से इक्वेटर पे आने पे ज्यादा हो रही है तो गलत है ना। यहाँ तो कम होती है ना, तो ये तो गलत हो गया। सेम ऑन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये सही है। इक्वेटर से जब पोल पे जाओगे तो क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि इसका मतलब लेस ऑन इक्वेटर, यानी पोल से जब इक्वेटर पे जाओगे तो कम होती है। तो ये ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, आगे देखो। अब व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहती है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होती है, बराबर हो जाती है, इसलिए वो कांस्टेंट हो जाती है। अगर देखो वर्क डन ऑन ए ऑब्जेक्ट नॉट डिपेंड, किस पर निर्भर नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। अगला देखो 17 क्वेश्चन है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। बिल्कुल सही बात है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 18 का, कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन बेंड इजिली। बिल्कुल सही बात है। इट हैज वेरी टाइटली पैक्ड हार्ड मैट्रिक्स। बिल्कुल गलत। देखो कार्टिलेज क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है, आसानी से वो उसको हम मोड़ सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि वो वेरी वेरी टाइट पैक हार्ड मैट्रिक्स। हार्ड जो मैट्रिक्स होता है ना, वो किसका होता है, बोन्स का होता है। बोन्स को आप बैंड नहीं कर सकते, बैंड मतलब उसको तो आप मोड़ नहीं सकते। तो इसलिए इसका ए सही है और आर गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, असर्शन इसका सही है लेकिन रीजन इसका गलत है। तो 18 का सी होगा। ठीक है, अगला देखो 19, इट हैज डिफिकल्ट टू पुश और पुल ए हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। हैवी ऑब्जेक्ट हैव मोर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो 20, रोटेटिंग ए क्रॉप इन द फील्ड इज नॉन एज ए क्रॉप रोटेशन। बिल्कुल ठीक बात है। दिस प्रिवेंट द डैमेज ऑफ पेस्ट। बिल्कुल सही है। तो इसका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमने 20 एमसीक्यूज कर लिए हैं। जिस देख लेना, जो जिसका सही है वो देख लेना कि किस किसका सही है किस किसका गलत है, मैं नंबर काउंट्स कर लेना बच्चों। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है 21। इसमें देखो बोला है कि मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में बताना है, कौन कंपाउंड है कौन मिक्सचर है। तो आयरन सल्फाइड क्या है, कंपाउंड है, और साल्ट जो है पानी में मिलाएंगे तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर ये देखो, ये रहा इसका आंसर, देखो यहाँ से, A cell is capable of independently carrying out all necessary activities of life, so they are called basic or functional unit of life। तो जो ये लिख कर आया है, जो ये आंसर लिख कर आया है वो सही जाएगा। ठीक है बच्चों, जो ये लिख कर आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write any two differences between मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो देखो आपको क्या करना है, डब्बा बना के कर देना है, ऐसे डब्बा बनाना है, उसमें मेरिस्टेमेटिक के और परमानेंट के लिख देना है। तो परमानेंट में क्या लिखोगे, है सेल्स इन लार्ज, इनके जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में। सेल्स आर कंप्लीटली अरेंज विदाउट हैविंग इंटर सेलुलर स्पेस, यानी कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, बड़े ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ये। थर्ड है, सेल्स आर अरेंज लूजली इन द पैरेन्काइमा एंड कॉम्पैक्टली इन स्क्लेरेन्काइमा। तो लूजली होते हैं पैरेन्काइमा में और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं स्क्लेरेन्काइमा में। तो ये लिख देते हैं परमानेंट टिश्यू के। और ये भी एक और भी लिख सकते हो कि ये लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं, डेड सेल्स भी होते हैं। ओके, अब आपको क्या लिखना है, अब आगे देखो
मेरिस्टेमेटिक में क्या लिखना है, तो मेरिस्टेमेटिक में आपको क्या लिखोगे, मेरिस्टेमेटिक का ये रहा, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ये, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्मा, डेंस साइटोप्लाज्मा होता है इनका, थिन सेलुलोज वॉल, इनकी सेलुलोज की जो वॉल होती है वो क्या होती है, पतली होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, माने कि जो इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है, बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है, आप आराम से इसको देख सकते हो साफ साफ। द लैक वैक्यूल्स, तो इनमें क्या होती है, वैक्यूल्स नहीं होते हैं, हिंदी में इसको रसधानियां बोलते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका ही अथवा में है और में, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो हम एरोलर कनेक्टिव टिश्यू को क्या करना है, हमें फंक्शन बताने हैं। तो पहले ये देख लो एरोलर होता क्या है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, देखो हमारी स्किन और जो मसल होती है उसके बीच में क्या पाया जाता है, एरोलर मसल, एरोलर पाया जाता है, यानी कि स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम जो करता है वो एरोलर टिश्यू करता है। और अराउंड द ब्लड वेसल्स, और जो हमारी ब्लड वेसल्स है, हमारी जो नसें हैं उनके जो अराउंड है, जैसे ब्लड वेसल्स है उसके अराउंड जो है उसको भी कौन बनाता है, एरोलर बनाता है। नर्वस एंड इन द बोन मैरो, और बोन मैरो में भी और नर्वस में भी ये हमारा होता है। अब इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन है इट फिल्स, देखो ये इसके फंक्शंस हैं, क्या है फंक्शन, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो खाली स्पेस होता है उसको कौन फिल करता है, कौन फिल करता है, ये एरोलर करता है। सपोर्ट, ये सपोर्ट है, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, एक सपोर्ट देता है। एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, और हमारे टिश्यूज को क्या करता है, रिपेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारे एरोलर का आंसर। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, ए ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 15, देखो 1500 किलोग्राम है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, हमें क्या करनी है, फोर्स बतानी है बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ व्हीकल इज स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये क्या कह रहा है, हमारा जो मास है, तो मास हमारा है 1500 किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन है हमारी माइनस में बोल रहा है नेगेटिव में, तो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है, m कितना है 1500, और हमारा a कितना है, a है हमारा माइनस का 1.7, ठीक है। अब इसको अब देखो इसका क्या होता है, पॉइंट को नीचे लिया, ये कट जाएगा, यानी क्या हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट, तो अब कितना बच गया, और प्लस माइनस माइनस, तो 1500 मल्टीप्लाई 1700 कर देना, क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, लो कर दो, 5 सत्ते 5 का 5, तो हमारा आ गया 2550 न्यूटन। तो हमारा बल क्या होता है, न्यूटन में होता है, तो इतना न्यूटन क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है, उसको रोकने में। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 25, व्हाट इज एन एको, एको क्या है, व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस फॉर एको। तो देखो बच्चों एको किसे कहते हैं, एको किसे कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। एको क्या होता है, जब हम आवाज, देखा होगा जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर हम आवाज देते हैं, और आवाज देने के बाद टकरा कर वापस, देखो ये बच्चा है, अब ये क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है, तो यहाँ पे ऐसी मान लो ये आवाज दे रहा है और ये पहाड़ों से टकरा के क्या आ रही है, वापस आ रही है, तो वापस जो आवाज गूंजती है उसको एको कहते हैं। तो यही कह रहा है रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट तो हो रही है ना, यहाँ से जा रही है टकरा के वापस आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी साउंड को क्या कहते हैं, एको कहते हैं। अब इसने बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस, मतलब एक एको के बीच में और जो जहां से टकरा रही है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 17.2, मैं अलग से लिख देता हूँ, 17.2 मीटर का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स या लिसनर एंड रिफ्लेक्टिंग मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू, या तो इससे ज्यादा होना चाहिए या 17.2 यानी कि 17.2 मीटर होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आंसर में आपको लिखना था, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसी का और में एक क्वेश्चन,
और मैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। ओके, तो हमें टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 0.05 सेकेंड दे रखा है। हमें निकालना है एफ, क्या निकालना है हमें, एफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड कितना है, कितना है ये रहा 0.05। ठीक है, अब आपको पता है कि नीचे का ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 5, इसको कर दो। फ्रीक्वेंसी किस में आती है, हर्ट्ज में आती है, तो 20 हर्ट्ज क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। भाई देखो, कैटल फार्मिंग करने से क्या मिलता है, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। भाई मिल्क मिल सकता है अच्छी मात्रा में। और क्या कर सकते हैं हम, ड्रॉट लेबर एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस फॉर फार्मर। भाई फार्म में या खेतों में काम करने के लिए हम लेबर भाई हम यूज नहीं करते हैं, हम भैंसों का यूज करते हैं, बैलों का यूज करते हैं ना, पहले बैलों का यूज करते थे खेतों को जोतने के लिए। अब तीसरा है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी कैन बी प्रोड्यूस बाय क्रॉस ब्रीडिंग। हमने पढ़ा है अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो हमें क्या मिल सकता है, बीमारियों से लड़ने वाली अच्छी ब्रीड मिल सकती है। ठीक है, और ज्यादा मात्रा में दूध भी मिल सकता है। ठीक है, तो फार्मिंग से बहुत सारे क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें 2 ही नंबर का है, आराम से मिल जाएंगे आपको 2 नंबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 27 है, व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस हम किसे कहते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ड्राई आइस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है, ये लिख देना। पहले का आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे का देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन इट हीटेड। तो क्या होता है जब हम इसको गर्म करते हैं, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो सीधा ये क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा है नेम द फिनोमिना इन चेंज इन स्टेट। तो इसका स्टेट जो सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो तीनों का आंसर ये रहा, पहले का, दूसरे का और तीसरे का ये आंसर। जो इस तरह से करके आया उसको तीनों नंबर मिल जाएंगे, जो नहीं करके आया उसको नहीं मिलेंगे। अब 28 देखो, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। तो अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ठीक है, पहले का ये हो गया। बी का क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तीसरे का है पोटेशियम ऑक्साइड, तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, जो ऐसा करके आया होगा उसके नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो 29। तो बच्चों देखो हम 29 क्वेश्चन क्या है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो सबको पता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी देख लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये करता है एनर्जी, ये क्या करता है, एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ। यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसी को बनाने के लिए एटीपी क्या करता है, एटीपी एनर्जी जनरेट करता है। किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटीपी के फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नाउन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी कि एनर्जी को बनाने के लिए क्या जरूरत है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हम जनरेट होती है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के ओर में नेम 2 सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, और खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है पहला। और दूसरा क्या है इसका आंसर, तो देखो बेटा इसका आंसर मैंने बता दिया, एक तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और एक प्लास्टिड होगा। इसका आंसर चाहे देख लो, ये रहा तुम्हारी बुक का ही है ये। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव स्टडीड देयर कंटेन देयर ओन जेनेटिक मैटर। तो यही है, माइटोकॉन्ड्रिया है और एक प्लास्टिड है। 2 का नाम बताना था, लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट बोला व्हाट इज द रोल ऑफ दीज डीएनए एंड राइबोसोम्स इन देम। यानी कि इस डीएनए का और राइबोसोम्स का इसका क्या यूज होता है। तो डीएनए के पास भाई क्या होता है, इसके पास खुद के डीएनए होता है, खुद का क्रोमोसोम्स होगा। यानी कि ये खुद का क्या करेगा, प्रोटीन बना सकता है राइबोसोम्स को। अब राइबोसोम खुद का प्रोटीन बना सकता है, यानी कि इसको आदेश देगा और ये खुद का प्रोटीन बना सकता है।
ठीक है, तो इनका रोल है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टिश्यू। 30 क्वेश्चन है ये। टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, तो हमारे माउथ का जो इनर लाइनिंग होती है उसको कौन बनाता है? ठीक है, तो इनर लाइनिंग को कौन बनाता है? देखो इसका आंसर सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बनाता है, लाइनिंग ऑफ माउथ। ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ओएसोफेगस, एल्वेली, ब्लड कैपिलरी, इन सबकी कौन बनाता है? सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बनाता है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये जो ये लिखा है उसका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, और टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, हमारी जो मसल है, मसल को जो बोन से अटैच करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन, हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट फूड इन प्लांट, अब देखो हमें पता है कि फूड, प्लांट के अंदर फूड को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? फ्लोएम। कौन लेके जाता है? फ्लोएम। तो याद रखना फ्लोएम। तो देखो 31 क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग शुड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए रेस्टिंग बॉडी, एक बॉडी रेस्ट पर है, इसका क्या है? उसका जो मास है, ठीक है, मास हमें दे रखा है 20 किलोग्राम, सो दैट इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? वेलोसिटी हो जाए उसकी 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको करने के लिए हमें कितना समय, यानी कि हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो देखो बच्चों, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? m इंटू ए होता है। तो फोर्स हमें दे रहा न्यूटन, 100 न्यूटन दे रखी है, m दे रखा है 20 किलोग्राम, और a हमें इससे निकल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर के डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2, 0 से 0 कट गया, 2 5 से 10, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा? a आ गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। अब देखो रेस्ट पर है, कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसका u क्या आ जाएगा? 0, और v क्या है? इसने दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। तो a है हमारा 5, v है हमारा 100, और u क्या है? 0। टाइम निकालना है। अब t क्या है? इधर पहुंच जाएगा, और 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये इधर पहुंचेगा, मल्टीप्लाई कर इधर के डिवाइड, तो ये आ गया भाई, यानी 20 सेकंड में क्या हो जाएगी वो? 20 सेकंड में वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर लेगी, अचीव कर लेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20 सेकंड में वो अचीव कर लेगी 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 32 क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड? नेम एनी 2 एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर ये रहा, अल्ट्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं? साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर जिस किसी की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स इनको सुन सकते हैं? तो बैट्स है, और क्या है? डॉल्फिन है। ठीक है, ये बैट्स और डॉल्फिन, ठीक है, ये 2 एनिमल्स के नाम बताने थे, हमने बता दिए। समझ में आ गया? सिंपल है अल्ट्रासोनिक साउंड, 20,000 हर्ट्ज से जिसकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। एनिमल्स का नाम बैट्स और डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट 33 व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में कौन कौन, जब हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कौन जो स्टोरेज को लॉस, यानी जो अनाज को खराब कर देते हैं, उनके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो सिंपल है भाई, चूहे हैं, है ना, और कीट पतंगे होते हैं, कभी कभी क्या होता है? फफूंदी लग जाती है ना, फंजाई लग जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है? हमारा ग्रेन खराब हो जाता है। जो आपको पता चल गया होगा कि एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोड्यूस जो करते हैं, यानी कि जो सिंपल सी बात है, जो हम अनाज होता है उसको हम भंडार करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोर करने में हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? भाई चूहे खराब कर देते हैं, क्या ना, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, या उसमें क्या होता है? नमी आ जाती है, नमी आने से क्या जाता है? उसमें फफूंदी लग जाती है, यानी कि कवक, फंजाई लग जाती है, इससे अनाज खराब हो जाता है ना, ये सभी है। तो इनके बारे में लिखना था, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखो आगे क्या है, 34 क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्कोमोडेटेड इन KLM सेल। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है, देखो ध्यान से देखना भाई, एक क्या होता है? सेल होता है,
एक एटम होता है, एटम का क्या होता है K, ये होता है L, ये होता है M, एक और होता है N, लेकिन N के बारे में पूछा नहीं है हमें, इन तीनों के बारे में पूछा है। तो पहले वाले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में कितने आते हैं 18। अब इसका पता हम कैसे लगाएं, जैसे इसका फॉर्मूला है 2n², यानी पहला जो K है उसका मतलब 1 है, तो हम क्या रखेंगे N की जगह 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2, यानी K का कितना आ गया 2, K में आएंगे 2। अब जैसे ही L है, L में कितने होते हैं 2, L मतलब N जो है वो 2 है। अब N की जगह 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दूनी 8, यानी कि L में कितने आएंगे 8। अब ऐसे ही के L M, M कितना है N, मतलब कि 3 नंबर पे आता है, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे आता है। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो N कितना है 3 रखेंगे, तो 3 का 9, तो 18, यानी कि 18, यानी कि K में 2, L में 8 और M में 18 आएंगे। ठीक है बच्चों, इसी का अगला क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Mg प्लस के 2 साइन लगे हुए हैं और मैग्नीशियम के एक तो 2 का लगा हुआ है, लेकिन मैग्नीशियम, यानी कि इसका हमें करना है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखो बच्चों कंफ्यूज मत हो, मैग्नीशियम प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब इसने 2 ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बना के दिखाता हूं पहले वाला। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या है 12 एटम है, तो अब इसका देखो क्या है, पहले वाले में 2, दूसरे में 8, बच गए कितने 2 8 10 और 2, यानी 2 बच गए। ये हो गया किसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। अब मैग्नीशियम प्लस का, अब इसने तो 2 दे दिए, इसने 2 दे दिए, तो कितने बच गए ये बच गए बस, तो 2 और 8 ये होगा दोनों का। ठीक है, इस तरह से जो करके आएगा उसका आंसर सही होगा। इसी का और में देखो, वाई डू हीलियम नियोन एंड ऑर्गन हैव 0 वैलेंसी, इन तीनों की वैलेंसी 0 क्यों होती है। देखो बच्चों, इसने पूछा था इसकी वैलेंसी 0 क्यों होती है। अब देखो हीलियम जो है उसके एटॉमिक नंबर क्या है 2, और नियोन का कितना है 10, ठीक है, और आर्गन का कितना है 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो जरा, हीलियम का करो, तो पहले में 2 आते हैं, 2 कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका सेल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ये 2 दे भी सकता है और 2 नहीं भी दे सकता, तो 2 दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। ऐसी नियोन की है, नियोन का कर लो, पहले में 2 अगले में 8, 2 और 8 कितना हो गया 10, ये भी कंप्लीट हो गया, इसकी भी वैलेंसी 0। अब आर्गन की भी कर लो, पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 8, 18 हो गए, तो इसकी वैलेंसी 0। यानी कि इनके आउटर मोस्ट सेल क्या हो रहे हैं पूरी कंप्लीटली फिल हो रहे हैं। पूछा है ना वाई, तो वाई इसका रीजन ये है कि इसके आउटर मोस्ट जो ये सेल है वो क्या है कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल है। ठीक है, इसीलिए ना तो ये दे सकता ना ये ले सकता। ठीक है, इसीलिए इसका क्या है वैलेंसी 0 है तीनों की। समझ में आया। इसी का देखो डी है इसका, राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। और सिलिकॉन का क्या है SI, सिलिकॉन का SI है, और सिल्वर का AG है, सल्फर का S है, सोडियम का Na है। ठीक है, लिख भी रखा है, देख लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों देखो वैक्यूल्स के फंक्शन देखो क्या है। तो देखो वैक्यूल्स देखो प्लांट सेल में क्या है, द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, यानी कि सेल को क्या करते हैं ये कठोरता देते हैं। मैनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल्स आर स्टोर। देखो प्लांट की लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो इसी के अंदर स्टोर होती हैं, इसी के अंदर स्टोर्ड होते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड है और सम प्रोटीन, ये सब क्या होता है वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल्स के अंदर होता है। तो प्लांट वैक्यूल का ये है, और एनिमल वैक्यूल का ये देख लो। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। देखो अमीबा क्या करता है, जो भी वो कंज्यूम करता है वो किसमें इकट्ठा कर लेता है, वो अपने फूड वैक्यूल्स में इकट्ठा कर लेता है। और कुछ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell।
कुछ क्या होते हैं किसके स्पेशलाइज्ड तो क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन है एक्सेस वाटर को क्या करना, फेंक देना, और सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, और सेल के अंदर जो वेस्ट होता है उसको भी बाहर फेंक देना। तो ये दोनों का इस तरह से करके लिखना था आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब अगला है एक्सपेंड द फॉलोइंग। अरे यार, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन, ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। डीएनए की डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। एसईआर की क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो तीनों की पता चल गई है, फिर से बता रहा हूं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तीनों की समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो इसमें क्या पूछा है, आंसर द फ्लोइंग। इसी का ही मेरे ख्याल से और में है, ठीक है, इसी का ही और में है। वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। अब देखो प्रोटीन कहाँ बनता है सेल के अंदर, कहाँ बनता है, राइबोसोम्स के अंदर। कहाँ बनता है, अब देखो कहाँ बनता है, वैसे तो आर के अंदर बनता है, लेकिन आर में कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाते हैं। कौन बनाता है, राइबोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ऑस्मोसिस, गिव वन एग्जांपल। तो हमें बताना है ऑस्मोसिस किसे कहते हैं और इसका एक एग्जांपल, ठीक है। बच्चों देखो, व्हाट इज ऑस्मोसिस का आंसर ये रहा, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिंपल सी बात है। देखो, जब किसी सेल के अंदर, ध्यान से देखना, जब किसी सेल के अंदर क्या आता है, वाटर क्या करता है अंदर की तरफ, ये क्या होती है इसकी, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब वाटर एंटर करके चाहता है तो ये क्या होती है, सेल क्या होती है, फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है, ठीक है, फूल जाती है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो, अगर गैस क्या कर रही है, अंदर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर वाटर जा रहा है तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। वाटर अगर जाएगा सेल के अंदर उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, अगर गैस जाएगी तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं ऐसे। और इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे स्वेलिंग ऑफ राइजन। भाई किशमिश को डुबो कर रख दो, किशमिश फूल जाती है, चने को डुबो कर रख दो पानी के अंदर तो चने फूल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, विच ऑर्गेनल इज नाउन एज किचन ऑफ सेल इन प्लांट। तो प्लांट में क्या होता है, किचन ऑफ सेल कौन है, प्लास्टिड है। कौन है, प्लास्टिड। क्यों है, क्योंकि प्लास्टिड क्या करता है, वो एक क्लोरोफिल बनाता है, और क्लोरोफिल किसके लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। और फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो क्या होगा, भोजन बनेगा, है ना। तो जो भोजन बनेगा उसके लिए कौन जरूरी है, प्लास्टिड जरूरी है। और प्लास्टिड क्लोरोफिल बनाएगा, और क्लोरोफिल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो समझ में आ गया इसका आंसर क्या लिखना है, तो यही लिख कर आना है आपको, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ठीक है। अब इसको बड़े ही ध्यान से देखना। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49। देखो, एक हमने गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, ये गेंद थी, अब ये क्या गई, ऊपर की तरफ गई, ठीक है, ऊपर की तरफ चली गई। मान लो यहां तक गई, ये बॉल यहां तक गई, अब यहां तक चलो ये चली गई, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, इसकी जो वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकंड है। हमें पता है एक समय जाकर ये ऊपर रुकी होगी, अब एक समय ऊपर रुकी होगी तो इसका v क्या हो जाएगा, 0, और u क्या हो जाएगा इसका, 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, g, और g हमारी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये ग्रेविटी से क्या जा रहा है, ग्रेविटी से क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है ना, ग्रेविटी से अपोजिट जाएगा, यानी कि ये ग्रेविटी क्या जाएगा, जी क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसने पूछा है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, यानी हमें पता करना है कि इसकी हाइट कितनी गई, यानी हमें इसकी एस पता करना है, एच, एस मतलब एच ही होता है, ये पता करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये बन जाए, एस निकालना है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर, 2a इधर पहुंच जाएगा। अब v स्क्वायर क्या है, v तो हमारा 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर लो, माइनस u कितना है हमारा, 49 का स्क्वायर, 2a, a कितना है हमारा
माइनस का 9.8। अब इसको सॉल्व करो, जीरो की देखो जीरो की वैल्यू होती है नहीं होती, यानी इस 49 को 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना 2 बार लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई माइनस का 9.8, अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 5 जा 10, ठीक है। यानी अब क्या बच गया 49 इंटू में 49 इंटू में 5 98, 7 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। जा 7, अब कितना बच गया 49 इंटू में 5 अपॉन में 2, इसको कर दो 5, यानी कि आ गई हमारी, क्या आ गई, एस निकल के आ गया। यानी कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी 122.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि इसने देखो क्या पूछा कि बॉल ऊपर गई, अब वापस भी तो आएगी, यानी टोटल ऊपर जाने में और नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा, तो हम टाइम निकाल लेंगे कि इसको ऊपर जाने में कितना लगा, ठीक है। फिर उसी का क्या कर देंगे हम, दुगना कर देंगे। तो देखो इसका टाइम कितना लगा, हमें टाइम निकालना है, यहाँ निकालना है टी निकालना है। तो ए हमें पता ही है, ठीक है, v माइनस यू हमें पता ही है, अपॉन में टाइम निकालना है, टी इधर पहुंच जाएगा v माइनस यू अपॉन में ए। v हमारा कितना था 0 था और u कितना था हमारा 49, a कितना निकला है हमारा, a तो हमारे पास 9.8 ही है, टाइम निकालना है, ठीक है। ये भी हमारा क्या था माइनस में ही था, तो माइनस से माइनस कट गया, ये ऊपर पहुंचा, ये काट दो, यानी हमारा टाइम आ गया 5 सेकंड। ये क्या है, सिर्फ ऊपर जाने का है, किसका बच्चों, इधर देखो ये ऊपर जाने का था 5 सेकंड, नीचे भी तो आएगा, ऊपर गया 5 में, नीचे आया 5 में, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 10 सेकंड, टोटल टाइम तो 10 सेकंड हो गया टोटल टाइम, ठीक है। पूछा था ना उसने कि रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती पर वापस आने में कितना समय लगा, 5 जाने में लगा और 5 आने में लगा, 5 जाने में 5 आने में, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, डिफाइन प्रेशर, राइट द फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। ओके, तो देखो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर किसे कहते हैं, द फोर्स ऑन थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर किसे कहते हैं, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है, बल लगता है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। किस पे डिपेंड होता है, ये फोर्स पे डिपेंड होता है और एरिया पे डिपेंड होता है, ठीक है, फोर्स और एरिया पे डिपेंड होता है, ठीक है। समझ में आया, बस यही था इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास में और वेट में हमें क्या दिखाना है, डिफरेंस बताना है। ओके चलो देखो बच्चों, इसका आंसर ये है, वेट और मास में डिफरेंस क्या है। The weight is not same everywhere because it is depend on its location, because depend on location। देखो वेट हमने बताया था, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। दरअसल ये होता है क्या, ये फोर्स ही तो होता है, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स होता है वो धरती पे कुछ और होगा, चांद पे कुछ और होगा, और हर एक प्लेनेट का अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, तो उसके अनुसार ये बदलता रहेगा। लेकिन जो इसका मास होता है, यानी कि द्रव्यमान जो होता है, वो हमेशा सेम रहता है, कहीं भी ले जाओ, चांद पे धरती पे कहीं भी ले जाओ, ये हमेशा सेम रहेगा। वेट इसकी ये इसको डिनोट करते हैं W से और इसको डिनोट करते हैं M से। इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया, तो ये था इसका आंसर, जो ऐसा करके आया होगा उसको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसने पूछा है 37 क्वेश्चन, मीनू ऑब्जर्व दैट एज ए ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से गिरता है, इट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, देयरफॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। देखो हमें पता है
क्या पता है हमें कि जब भी कोई ऊपर से गिरती है, ठीक है, जब भी कोई ऊपर से गिरती है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल, मैं सीधा लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नीचे आने पे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नीचे आने पर इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज, और ये क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, डिक्रीज, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज। समझ में आया, नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। इसमें क्या कह रहा है, नीचे आ रहा है, फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट, यानी कि एक ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी तो बता दिया, एज दिस ऑब्जेक्ट टच ग्राउंड, अब ये टच करता है ग्राउंड को, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जितने भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। अब इसको देखो, पढ़ के मैं आंसर देना है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन एट नियर द ग्राउंड, तो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट एनर्जी। भाई देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, या सीधा लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है, शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आगे देखो, विच टाइप ऑफ एनर्जी पॉजेस बाय स्ट्रेच स्प्रिंग, भाई एक स्ट्रेच स्प्रिंग, देखो एक स्प्रिंग है जो क्या है, इस तरह से स्ट्रेच है, इसके अंदर कौन सी फोर्स आ रही है, तो इसके अंदर क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है इसका आंसर। तो जो बी का आंसर पोटेंशियल एनर्जी लिख कर आएगा वो ठीक है, और जो इसकी कांस्टेंट लिख कर आएगा वो ठीक है, या जीरो लिख कर आया तो भी ठीक है। सी देखो, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन विंड टरबाइन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, भाई जो विंड होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि जो विंड एनर्जी यानी कि इसमें कौन सी है, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी जो हो रही है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसका आंसर ये है। अब इसी का और में, व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी प्रोड्यूस ऑब्जर्व अराउंड अस, देखो ये इससे भी ज्यादा ये इजी था कि हमें बताना है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स होती है, देखो जैसे कि ये रहा, देखो हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी भी होती है, ये रहा हो गया, ठीक है। तो और ये तो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो बहुत सारी क्या होती है इनकी एनर्जी के, ये क्या है, फॉर्म्स हैं। तो जो ये लिखकर आ गया होगा उसका आंसर मिल जाएंगे, जो नहीं लिख के आया होगा तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, बट ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल से बनते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन करती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम क्या है, ऐसे टिश्यूज के, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के क्या है, एग्जांपल है। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट ए वस्कुलर बंडल, दोनों ही क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है और दोनों ही क्या मिलकर क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल बनाते हैं। चलो इससे जुड़े हुए अब क्वेश्चन करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखो पहला क्या है, नेम द लिविंग टिश्यू इन जाइलम, अब जाइलम के अंदर हमें बताना है लिविंग टिश्यू कौन है। तो देखो बच्चों, इसका जो आंसर मैंने लिख दिया है, तो जो लिविंग टिश्यू है जाइलम के अंदर वो है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जो ये दोनों लिखा है उसका आंसर सही जाएगा। ऐसे ही जो फ्लोएम के अंदर कौन है डेड, तो फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सब लिविंग है, यही एक डेड होता है बस। और जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के एक पार्ट से बाकी सभी पार्टों में, ठीक है। और फ्लोएम का फंक्शन तो पता ही है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, पौधे के हर भाग में, यानी कि प्लांट के हर पार्ट में, एवरी पार्ट में कौन ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ये तो बिना उसके देख लो कि विच टाइप ऑफ केमिकल चेंज, विच टाइप ऑफ चेंज टेकन इन बर्निंग कैंडल, तो बर्निंग कैंडल में क्या होता है, केमिकल फिजिकल दोनों चेंजेस होते हैं। केमिकल क्यों होते हैं, देखो जब आप मोमबत्ती को जलाना तो देखा होगा आपके उसमें थोड़ा थोड़ा धुआं भी छोड़ती है वो, तो वो धुआं क्या होता है, वो उसका जो मोम है वो जल जाता है,
और जब मोम जल जाता है तो वापस आप मोम से उस जो जल जाता है मोम यानी धुआं हो जाता है, और धुएं से आप मोम नहीं बना सकते ना, इसीलिए वो केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में क्या है, फिजिकल चेंज में जो उसका मोम पिघल जाता है उस मोम को, पिघले मोम को आप वापस से मोम बना सकते हो, इसलिए फिजिकल चेंज है। तो ये फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस दिखाता है बर्निंग कैंडल। तो इजी था बहुत। इसका बी पार्ट देखो, इन हाउ मैनी फॉर्म्स वाटर कैन, ये तो सबसे इजी है, कोई भी बता देगा। वाटर के 3 फॉर्म्स क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। भाई आइस रूप में, वाटर रूप में और वाटर वेपर रूप में, ये तीनों लिख देते हैं। आगे देखो, व्हाट इज कोलाइडल, गिव वन एग्जांपल। तो कोलाइडल को बताना है हमें, कोलाइडल किसे कहते हैं और इसका एक एग्जांपल देना है। देखो बच्चों, कोलाइडल देखो किसे कहते हैं, वैसे तो सिंपल लिखना है। एक कोलाइडल इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। भाई हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है। स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई, यानी कि हम देख सकते हैं वैसे इसको अपनी आंखों से, छोटे होते हैं लेकिन देख सकते हैं। कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। देखो जब हम एक टॉर्च लेकर कोलाइडल सॉल्यूशन पे अगर गिरेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन यानी कि उसका जो पाथ होगा ना, रास्ता होगा, वो हमें दिखेगा, यानी कि उसमें क्या जाएगी, वो जाती हुई दिखाई देगी उसकी किरणें, ठीक है। टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे अभी ना, टिंडल इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखो, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट, अगर हम इनको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो ये जो है ना नीचे नहीं बैठते, इसीलिए क्या बोलते हैं, कोलाइडल को स्टेबल बोलते हैं। तो ये सब कोलाइडल के प्रॉपर्टीज हैं, इनको 4-5 भी लिख देते तो भी बहुत है, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन कैन, जैसे सेंट्रीफिकेशन करी जाती है, जैसे बड़े बड़े सेंट्रीफिकेशन में बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, बट जैसे दूध होता है तो दूध में से हम क्रीम निकालते हैं ना, यानी कि मलाई निकालते हैं, तो वो सेंट्रीफिकेशन ही होता है, यानी कि उसको मशीन को बहुत तेज तेज घुमाते हैं, तेज 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 घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, उसका हल्कापन सब ऊपर आ जाता है, क्रीम क्रीम ऊपर आ जाती है, यही होता है सेंट्रीफिकेशन। तो ऐसे ही हम कोलाइडल को अलग कर सकते हैं और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो बहुत सारे हैं, इधर सारे इसके एग्जाम्पल ही हैं, ठीक है। इधर देखो इसके सारे एग्जाम्पल ही हैं, कोई से भी लिख दो, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल, कुछ भी लिख दो, शेविंग क्रीम लिख दो, मिल्क फेस क्रीम लिख दो, मिल्क मैग्नीशिया लिख दो, रबर स्पॉन्ज, बहुत सारे हैं, कोई से भी तुम्हें 2-3 लिखने थे, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है हमारा, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट बहुत इजी है। टिंडल इफेक्ट देखो क्या है, सनलाइट एंटरिंग इन ए डार्क रूम। देखो देखा होगा जब हम छोटे थे तो एक छोटा सा होल होता है, जैसे देखो मैं बताऊं, ये सूरज है, अब ये सूरज जो है मान तो हमारे क्या आता है, मान लो एक खिड़की है, ठीक है, और ठीक है खिड़की में ये छोटू खड़ा है, तो यहाँ से क्या आती है, रोशनी आती है, तो यहाँ से जब रोशनी आती है तो हमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे दिखाई देते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते, लेकिन जब ये रोशनी आती है तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, इसी को क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कहाँ देखने को मिलता है, एक अंधेरे कमरे में अगर एक सनलाइट आ जाए तो हमें ये पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। और देख लो इसका एग्जांपल, लॉस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिट अप रूम। देखो जब एक कमरे को हम क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही क्या करते हैं, चमकाते हैं या कुछ ज्यादा ही रोशनी करते हैं, तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके अंदर डस्ट के दिख जाते हैं। तो यही क्या है, टिंडल इफेक्ट के, ठीक है, एग्जाम्पल है। और भी क्या है, जब हम देखो मैंने अभी बताया सॉल्यूशन, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं हम, अब यहाँ इसको क्या बोलेंगे, टॉर्च घेर दो, ठीक है। तो जब इसमें से हम टॉर्च घेरेंगे ना तो यहाँ पे इसका जो रास्ता है वो साफ साफ दिखाई देगा, तो इसी को भी क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल लिखने थे, आपको आपके नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज ये पूरा होता है पूरा, ठीक है, साइंस का ये पेपर पूरा हो चुका है। देख लेना बच्चों कैसे किसने आपने किस तरीके से आंसर दिया है, और अनुमान लगा लेना कि आप पास हो गए या बूम। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सभी पास हो, ठीक है।